अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। 27 मई की क्लास है और द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल कवर करेंगे। एब्सोल्यूट नंबर्स इसका टाइटल है। ये वो वाला आर्टिकल है जो सब पढ़ सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी के लिए पढ़ना इजी है। तो ऐसे आर्टिकल्स को अपने फास्ट प्रोसेस करना सीखते हैं, जल्दी पढ़ना सीखते हैं और साथ में ग्रामर और वोकैब पे एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ में। अपना क्विज भी देख लो, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्लास के लास्ट में इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। पहले मन से क्लास को लो और फिर 11 में से 11 नंबर मिले आपको, ऐसा होना चाहिए। सॉल्यूशंस एंड में करवाएंगे आपको। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, एब्सोल्यूट नंबर्स। देखिए, नंबर होते हैं आंकड़े, फिगर्स, पता ही होगा आपको। एब्सोल्यूट मतलब सटीक। कितने लोग आए, कितने लोग गए, किन्होंने वोट किया, किसको किया, ये तो 4 तारीख को पता लगेगा, जून को। लेकिन ओवरऑल आपको पिक्चर मिले किस एरिया में कितनी वोट परसेंटेज हुई है। ऐसे एब्सोल्यूट नंबर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांगे जा रहे थे, जिसको ईसीआई देने से मना कर रहा था। फाइनली ये नंबर अब आ चुके हैं पब्लिक डोमेन में, सबके सामने नंबर्स है ना, सबको पता है। कह रहा द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईसीआई शुड डू एवरीथिंग टू रीइंफोर्स पीपल्स फेथ इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कह रहे हैं हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, जिसको हम बोलते हैं ईसीआई, सरकारी संस्था है, नॉन प्रॉफिट है, इसलिए द लगाएंगे इसके आगे। कह रहे जो द इलेक्शन कमीशन है उसको करना चाहिए हर एक चीज़ को, एवरीथिंग को, ताकि वो इन्फोर्स कर सके। री इन्फोर्स करना यानी किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, फिर से फोर्स में लाना, फिर से उसमें मजबूती लाना। तो इसको हर एक चीज़ करनी चाहिए ताकि ये मजबूती ला सके लोगों के फेथ में, लोगों के जो है विश्वास में, यकीन में, जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जनतांत्रिक प्रणाली में। तो इलेक्शन कमीशन से आंकड़े मांगे तो उसने मना बोल दिया। अब जब ये मना बोलता है तो लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फेथ कम हो जाता है। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने ये आंकड़े दे दिए हैं और आर्टिकल का यही कहना है कि जो भी इससे मांगा जाए ट्रांसपेरेंसी के साथ में इलेक्शन कमीशन को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। अगर ये दिखाएंगे, बताएंगे तो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फेथ हमेशा बना रहेगा। इलेक्शन कमीशन की वर्ब है शुड डू। रीइंफोर्स करना, किसी चीज़ को फिर से फोर्स में लाना, मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना। री यानी फिर से, इन यानी अंदर, फोर्स यानी ताकत, किसी चीज़ में फिर से ताकत लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप अभी कुछ नई फैकल्टीज़ को चैनल पे देख रहे होंगे। मैथ्स के लिए, आगे रीजनिंग के लिए भी आएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग, जीएस के लिए। ये सभी फैकल्टीज़ नए चेहरे हैं आपके लिए और टीचिंग के फील्ड में भी थोड़े नए हैं। थोड़ा वक्त लगता है अपने आप को ढालने में, टीचिंग के लिए अपने आप को एडजस्ट करने में, लेकिन इनमें नॉलेज की कमी नहीं है, क्योंकि नॉलेज हम पहले से टेस्ट करके ही फैकल्टी को लाते हैं। तो हमारा ये एक इरादा है, इंटेंशन है कि टैलेंट को, जिसको आप नहीं जानते हैं ना, उसको ढूंढ करके यूट्यूब में अपने चैनल के जरिए प्रमोट करना, उनको आगे लाना, ताकि आप नए अंकुश लांबा सर, एक नए अभिनय मैथ सर, एक नए रेमो सर से मिल सकें, है ना। तो जैसे इंडियन आइडल होता है ना, टैलेंट हंट, वो टैलेंट हंट चल रही है। अच्छे से अच्छा टीचर आपको ला करके देंगे, अपना कोऑपरेशन बनाए रखें। लॉन्ग टर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब, आप जानते हैं, और इसी चैनल से आपके सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। चलिए, एक नई फैकल्टी से आप आज या कल में मिलेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। जल्दी से सारे वर्ड्स को देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सीसेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं,
आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वो कैब शीट है अपनी। कितने वर्ड्स आज? अगेन 5 वर्ड्स हैं। पेनल्टीमेट, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। देखिए अल्टीमेट होता है आखिरी, आज जूम इन नहीं हो रही। अल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी, पेनल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी से एक पहले वाला, यानी सेकंड लास्ट। समझ पा रहे हो ना? सेकंड लास्ट, आखिरी से एक पहले वाला। नवंबर इज द पेनल्टीमेट मंथ ऑफ द ईयर। नवंबर जो है सेकंड लास्ट या पेनल्टीमेट मंथ होता है साल का। तो ये पेनल्टीमेट एक वन वर्ड है, यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। एक और वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है जो इनफ्रीक्वेंट हो, रुक रुक के हो। जैसे बारिश हुई, 15 मिनट हुई, फिर आधा घंटा नहीं हुई, फिर 2 घंटे होने लगी, फिर पूरा दिन नहीं हुई, फिर अगले दिन पूरा दिन हो गई। ये जो बारिश जो है रुक के बंद होकर के चल रही है, ये बारिश है स्पोरेडिक। ये कंटिन्यूअस का बिल्कुल उल्टा होता है, हालांकि उसके जैसा ही है। ये कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा है लेकिन रुक रुक के ब्रेक्स ले लेकर के हो रहा है, स्पोरेडिक। हर अटेंडेंस एट स्कूल वॉज स्पोरेडिक। उसकी अटेंडेंस जो स्कूल में थी वो इनफ्रीक्वेंट थी, लगातार नहीं थी, बीच बीच में वो स्कूल को उसने अटेंड किया। स्पोरेडिक एक नया वर्ड होगा आपके लिए। इरेगुलर और इंटरमिटेंट भी इसको बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम देखेंगे आज आप आर्टिकल में, डिजल्ट्री। आई थिंक स्पोरेडिक ही आने वाला है, ठीक है। स्पोरेडिक और डिजल्ट्री एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, दोनों याद रखना, इनमें से एक वर्ड आर्टिकल में आएगा। डिजल्ट्री एक एडवांस वर्ड है, आप एसएससी का पेपर उठा लो, कम से कम 2 बार ये वर्ड पूछा गया पिछले 5 साल में। चलिए अगला वर्ड है स्कॉर्चिंग। जब आप धूप में निकलते हो और झुलस जाते हो तो आप बोलते हैं आज तो बड़ी स्कॉर्चिंग धूप है। स्कॉर्चिंग यानी झुलसा देने वाली, बहुत ज़्यादा गर्म हो, एक्सट्रीमली हॉट हो, या फिर कोई ऐसी बात हो जो बहुत चुभने वाली हो, बहुत क्रिटिकल हो। भाई धूप भी आपको जला सकती है, किसी की बात भी आपको चुभ सकती है, जला सकती है। तो चाहे धूप हो चाहे कोई बात हो, क्रिटिकल चीज़ों को स्कॉर्चिंग बोल सकते हैं। द कॉमेडियन वॉज फेमस फॉर स्कॉर्चिंग सटायर इन जोक्स। कॉमेडियन बड़ा मशहूर था जला देने वाले या सेक देने वाले सटायर के लिए, व्यंग के लिए, अपने जोक्स में। यानी उसके जोक्स में इतना व्यंग था, सटायर समझते हैं ना, किसी पे तंज ताना, वो ऐसा था, स्कॉर्चिंग था, बड़ा समझ गए ना, झुलसा देने वाला था। स्कॉर्चिंग को सीरिंग भी बोलते हैं। सीरिंग नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड है विशिएट। देखिए विशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को करप्ट कर देना, पोल्यूट कर देना। जैसे अगर आप किसी का दिमाग ख़राब कर दें, किसी बच्चे को गलत रास्ते पे ले आएँ, उसकी ड्रीम 11 पे टीम बनवा दें, है ना, तो आप उसके दिमाग को विशिएट कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए आप किसी जगह गए और वहाँ आपने बिस्किट का रैपर फेंक दिया, चिप्स खा करके कुछ कर दिया, है ना, इधर उधर, तो आपने उस जगह को करप्ट या पोल्यूट कर दिया। तो फिजिकली या नॉन फिगरेटिवली, यानी फिगरेटिवली आप कैसे भी किसी चीज़ को बर्बाद करते हैं तो विशिएट वर्ड का इस्तेमाल होता है। द कैपिटलिज्म इज़ वेरी ऑफ्टन अक्यूज्ड ऑफ विशिएटिंग। पूंजीवाद जो है अक्सर एक्यूज होता है, आरोप लगाया जाता है विशिएट करने का, करप्ट करने का। द सोशल फैब्रिक ऑफ अ नेशन, किसी भी समाज के सोशल फैब्रिक को, सामाजिक ढांचे को, समझ गए ना, ऐसा कहते हैं कैपिटलिज्म जो है सामाजिक ढांचा जो है उसको करप्ट कर देता है। तो ये वर्ड जो है आज आप आर्टिकल में विशिएट देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है बिहोव। देखिए इसको अंग्रेज़ ओरिजिनल वाले यानी इंग्लैंड वाले बोलते हैं बिहोव, और अगर जो अमेरिकन्स हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं उनका बोलना होता है बिहूव। तो एक ही वर्ड की 2 स्पेलिंग्स हैं, दोनों सेम मीनिंग्स रखती हैं। हम थोड़ा ब्रिटिश वाला यूज़ ज़्यादा करते हैं तो बिहोव वर्ड को हम ज़्यादा जो है यूज़ करेंगे। बिहूव का मतलब होता है शोभा देना। इफ़ समथिंग बिहोव्स यू, वो आपको शोभा देती है। इफ़ समथिंग डज नॉट बिहोव यू, वो आपको शोभा नहीं देती है। समझ रहे ना, आपके लिए सूटेबल नहीं है। इट डजंट बिहोव ए स्टूडेंट, ये शोभा नहीं देता एक स्टूडेंट को। और क्या करना, टू वेस्ट हिज हर और टाइम, अपने वक्त को बर्बाद करना। और कैसे, वॉचिंग गुड फॉर नथिंग यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स। वॉच करते हुए बिना काम की गुड फॉर नथिंग यूट्यूब शॉर्ट्स को या इंस्टा की रील्स को। अपने आप में बड़ा, चलो कभी एक दिन अलग से क्लास करूँगा, मेरी बड़ी इच्छा है ना। ये सब ये साइलेंट पैंडमिक्स हैं जो आजकल चल रही है ना। आपका दिन 24 घंटे का है लेकिन इन्होंने 18 घंटे करके रखा हुआ है।
कभी इस पे अलग से बात करेंगे। एक स्टूडेंट को ये शोभा नहीं देता है कि वो अपना वक्त यूट्यूब और इंस्टाग्राम में ख़राब करे। चलिए, अब ये 5-6 वर्ड्स हो गए अपने डिटेल में। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है, आपको पता लगे। समरी ये है कि इलेक्शन कमीशन इस बार बता नहीं रहा था कि वोट परसेंटेज क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। जैसे आप किसी शहर का नाम लो, आप बोलो जयपुर, जयपुर रूरल, तो जयपुर रूरल में कितने वोटर थे, कितने वोट करने आए, क्या परसेंटेज है, ये इलेक्शन कमीशन बताने से कतरा रहा था। हाँ, ये टोटल जरूर बता रहा था। फर्स्ट फेज में 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो टोटल 56% वोट परसेंटेज है। तो लोगों ने इससे पूछा, भाई ऐसा क्यों, आप इस बार हमें ये एब्सोल्यूट नंबर्स क्यों नहीं बता रहे। तो कुछ लोगों ने PIL डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि इलेक्शन कमीशन ये सारा डेटा जारी करे। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है कि ये डेटा जारी नहीं कर रहा है। तो लोगों का इसके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है ना, सस्पिशन हो गया। फिर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इलेक्शन कमीशन को मजबूर नहीं किया, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने अपने आप से ये डेटा जारी कर दिया। हमारा आर्टिकल कह रहा है पहले ही कर देते, इतना टाइम क्यों लगाया। आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमारा फेथ बनाए रखें। इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी के जरिए ही फेथ बनाया जा सकता है। अगर आपको अपने भरोसे को फिर से मजबूत करना है लोगों में, फुल ट्रांसपेरेंसी बना कर रखो, सारा डेटा लोगों से शेयर करो। बस आज की यही समरी है, सजेस्टिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है ECI के लिए। चलिए, कह रहा है टोटल ऑफ 58 लोकसभा सीट्स इन 8 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वोटेड ऑन सैटरडे इन द 6th एंड पेनल्टीमेट फेज ऑफ द जनरल इलेक्शन 2024। बड़ा आसान सा सेंटेंस है। कह रहा है जी, कुल मिला के 58 लोकसभा सीट्स थी 8 राज्यों में और यूटीज़ में। इन्होंने मिलके वोट किया इसी शनिवार, और कब, 6वें और सेकंड लास्ट पेनल्टीमेट फेज में चरण में, जो था जनरल इलेक्शन का, लोकसभा चुनावों का 2024 के। तो 6th मतलब पेनल्टीमेट है, यानी सेकंड लास्ट है, मतलब 7 फेजेस में चुनाव होने वाला है। तो 6वां फेज सैटरडे को हुआ, जिसमें 58 सीटों के ऊपर मतदान किया गया। टोटल ऑफ सीट्स 58 सीट्स की वर्ब है वोटेड। अगर आप ध्यान से देखें तो 58 लोकसभा सीट्स की वर्ब है वोटेड, ठीक है। टोटल ऑफ 58 लोकसभा सीट्स। सैटरडे आ चुका है, पास्ट का टाइम दिया गया है। जब पास्ट का टाइम दिया गया हो तो आपको वर्ब भी पास्ट की लगानी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। अगर यहाँ पे सैटरडे ना लिखा होता और थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे टिल लिखा होता या अनटिल लिखा होता, तो फिर यहाँ पे आप हैव वोटेड लिखते। 58 सीट जो हैं वोट कर चुकी हैं 6वें चरण तक। समझ पा रहे हो, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन जैसे ही सैटरडे लिखा, पास्ट का टाइम लगाया गया, आपको अब सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस ही यूज़ करना है। V2 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पेनल्टीमेट, सेकंड लास्ट, यू ऑलरेडी सीन दिस वर्ड। कह रहा है जी, विद दिस पोलिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इस चीज़ के साथ ही जो पोलिंग है वो कंप्लीट हो गई है 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में। और कहाँ के, इन 486 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 486 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के 486 कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होते हैं, चुनाव क्षेत्र है ना, जहाँ पे एक सीट होती है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलिए, वोटिंग इज ऑल्सो ओवर फॉर 105 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ ओडिशा। साथ ही साथ वोटिंग खत्म हो चुकी है 105 सीटों के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए ओडिशा की। कह रहा द लास्ट फेज ऑफ पोलिंग विल बी ऑन June 1 फॉर द रिमेनिंग 57 सीट्स। कह रहा 6वां फेज तो हो गया 58 सीटों के साथ, जो 7वां होगा, जो लास्ट होगा, जो अल्टीमेट होगा, वो फेज जो है पोलिंग का, वो होने वाला है 1 जून को, बची हुई 57 सीटों के लिए, फॉर द रिमेनिंग 57 सीट्स। एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स विल टेक प्लेस ऑन June 4। और काउंटिंग जो है वोट्स की, गणना जो है, गिनती जो है वोट्स की, वो टेक प्लेस करेगी June 4 को। आज तो वो लग रहा है वो पंचतंत्र की कहानी होती है ना, राजा रानी वाली। बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है, एकदम पढ़ोगे और मीनिंग निकल जाएगा। इसलिए ध्यान देना, वोकैब पे अलग से आपको ग्रामर जहाँ जहाँ मैं सिखाऊँ, ठीक है। चलो, वोकैब से याद आया मुझे, टेक प्लेस करना यानी किसी घटना का घटित होना, समझते हैं ना।
किसी चीज़ का अकर होना। लेकिन टेक प्लेस के लिए एक बड़ा ही एडवांस्ड वर्ड है जो शुरू होता है ट्रांस से। कमेंट्स में डालो जितने बच्चों को याद है। एडवांस्ड इसलिए देख लेना, ये वर्ड किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल जाएगा। ट्रांस से शुरू होने वाला किसी घटना के घटित होने के लिए कौन सा वन वर्ड होता है, जरूर से लिखना कमेंट्स में जिन बच्चों को याद है, और जिनको याद नहीं है वो सर्च कर लेना, कमेंट में दिख जाएगा आपको। आगे कह रहा है जी, स्पोरेडिक इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस वर रिपोर्टेड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल which also reported the highest polling percentage at 79.47%। कह रहा है जी स्पोरेडिक इंसिडेंट्स भी हुए। स्पोरेडिक क्या होते हैं, रुक रुक के, एक हो गया फिर 2 दिन का छुट्टी हो गया, है ना, इस तरीके से। कह रहा है जी इनफ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स भी हुए वायलेंस के, हिंसा के, मारकाट के, और रिपोर्ट किए गए वेस्ट बंगाल से। ठीक है, कह रहा है जी वही वेस्ट बंगाल है जिसने रिपोर्ट किया सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज को, वोटिंग की परसेंटेज को 79.47%। तो ये बंगाल के बारे में बताया गया। स्पोरेडिक आप देख चुके हैं, इनफ्रीक्वेंट हो, डिजल्ट्री हो, याद रखना वर्ड, स्पेलिंग देख लेना, डीजल, डीजल SUL, और ट्री में लगेगा TRY। देखो ये स्पेलिंग जो है ना डिजल्ट्री की सबको सही लगती है, सही स्पेलिंग है TORY। इस ओ का जरूर ध्यान रखना, डिजल्ट्री है ना, स्पेलिंग एरर्स में आ जाएगा भाई। चलो और आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ स्पेलिंग का भी कुछ रखूँ हर क्लास में, बताना क्या सा सजेशन है। मतलब हर क्लास में 4-5 स्पेलिंग्स आपको लिख करके ध्यान दे करके बताई जाएं ताकि आप उनको पकड़ पाएं। कह रहा है जी ये हो गया बंगाल। इन जम्मू एंड कश्मीर द अनंतनाग राजौरी सीट रिकॉर्डेड अ टर्नआउट ऑफ 54.30%। कश्मीर की बात करें JNK की, तो राजौरी अनंतनाग सीट ने रिकॉर्ड किया टर्नआउट को, वोटिंग परसेंटेज को 54.30%। टर्नआउट क्या होता है, कितने वोटर टर्न आउट हुए, निकल करके घर से आए वोट करने। ठीक है ना, टर्नआउट यानी उपस्थिति, प्रेजेंस, अटेंडेंस। कह रहे हैं जो कि है कोमा लगा के एन इम्प्रेसिव हाई, अपने आप में इंप्रेस करने वाला एक हाई आंकड़ा। इतनी वोटिंग कभी जम्मू कश्मीर में जनरली नहीं होती है। कह रहा है जी अर्बन एपथी कंटिन्यूड इन द 7 सीट्स ऑफ दिल्ली which went to the polls with just 57.67% of the electorate turning out to vote। कह रहा है जो अर्बन अपैथी है, देखिए अपैथी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए इनडिफरेंस, सामने वाले के लिए कोई भाव ना होना आप में, उपेक्षा बोलते हैं इसको। जिए या मरे मुझे क्या लेना, सानू की, ठीक है, उसको बोलते हैं अपैथी। कह रहा है जी शहरी लोगों की जो उपेक्षा है वो कंटिन्यू रही, बनी रही 7 सीटों के चुनाव में दिल्ली में, जो वेंट टू पोल हुई थी, जो मतदान की तरफ गई थी, सिर्फ 57.67% इलेक्टोरेट के वोटर के उपस्थित या हाजिर होने के साथ ही वोट करने के लिए। टर्नआउट होना याद है ना आपको, निकल कर के आना, हाजिर होना। इलेक्टोरेट यानी वोटर्स का ग्रुप, किसी भी एरिया में वोट करने वाले लोगों का ग्रुप। तो दिल्ली में अर्बन अपैथी आपको दिखेगी, जितना बड़ा शहर है उतना ही कम लोग वोट करते हैं, क्योंकि किसी को ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। समझ गए ना, अपैथी है अंदर। अपैथी की वर्ब है कंटिन्यूड, विच की वर्ब है वेंट, विच आया दिल्ली के लिए। अब देखो अपैथी से एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको मैं, खुद सर्च करना। अपैथी यानी कोई पैथी नहीं है, एक वर्ड बनता है सिंपथी, आ की जगह सिंपथी, और तीसरा वर्ड बनता है एंटीपैथी। समझ गए ना, अगर इन तीनों वर्ड्स को कनेक्ट कर लोगे तो दिमाग में हमेशा 3 वर्ड्स आपके पक्के हो जाएंगे। एंटीपैथी यानी किसी के लिए दुश्मनी, सिंपथी यानी किसी के लिए संवेदना, अपैथी यानी किसी के लिए इनडिफरेंस या उपेक्षा। तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, पैथी से बने हैं। कह रहा है जी द सीरिंग हीट वेव प्रिवेलिंग इन नॉर्थ इंडिया डिड नॉट हेल्प मैटर्स। जो झुलसाने वाली, सीयर करने वाली, स्कॉर्च करने वाली जो हीट वेव थी, लू के थपेड़े थे जो प्रिवेल कर रहे हैं, बने हुए हैं नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, इन्होंने भी मामले में कुछ ज़्यादा मदद नहीं की, इनसे भी मामला बिगड़ा ही बिगड़ा। समझ गए ना, हीट वेव की वो डिड नॉट हेल्प, सीयरिंग, स्कॉर्चिंग, झुलसाने वाला। कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस जनरल इलेक्शन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द फर्स्ट 5 फेजेस। कह रहे जो हमारे EC हैं,
इन्होंने रिलीज़ कर दिया। अब देखो बीच में लगा हुआ है कॉमा से कॉमा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। याद रखें, 2 कॉमा का काम ही ये होता है किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया, और कैसे, पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम, और इस जनरल इलेक्शन में यानी इस आम चुनाव में। अच्छा, किसको जारी किया? एब्सोल्यूट नंबर को, उस सही आंकड़े को जो है वोट्स का, जो कास्ट किए गए थे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चुनाव क्षेत्र में, फॉर द फर्स्ट 5 फेजेस, पहले 5 चरण के मतदानों के लिए। ठीक है, तो अभी तक इस पूरे इलेक्शन में ये आंकड़े नहीं आए थे, लेकिन अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने नंबर ऑफ वोटिंग्स है ना, या वोटर्स, ये आंकड़े जो है एब्सोल्यूट नंबर जो है रिलीज़ किए हैं। इसी की वर्ब है, ECI की वर्ब है रिलीज्ड। अच्छा, वोट्स के लिए कास्ट बन के आया एक एडजेक्टिव। कास्ट एक वर्ब है और वर्ब की 3rd फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। और ऐसा क्यों लिखा हुआ है कास्ट? क्योंकि कास्ट वो स्पेशल वर्ब है जिसकी V1 और V2 और V3 सेम होती है। वोट्स जो कि कास्ट हुए, कास्ट यहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म एडजेक्टिव है, लेकिन V1 V2 V3 सेम होने की वजह से 3rd फॉर्म भी कास्ट है। अब सारी वो वर्ब्स दिमाग में एक बार घुमा लो फटाफट से जिनकी V1 V2 V3 सेम होती है। मैं पोज कर लो यहाँ पे, मैं बोलने वाला हूँ, मैं लाइन से बोलूँगा, आपको याद होनी चाहिए, मैच कर लेना। कट, पुट, सेट, कास्ट, कोस्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, क्विट, शट, स्प्लिट, स्प्रेड, वेड। अब इतनी याद है मुझे, ठीक है, जब लिखने बैठूंगा तो और 5 याद आ जाएंगी। अभी मुँह जबानी मैंने आपको बता दी। अब इन्हीं में से एक वर्ब आज के क्विज में मैंने पूछी है, क्विट। याद रखना, क्विट वर्ब का V1 V2 V3 सेम होता है। क्विटेड नाम का कोई वर्ड अंग्रेजी में नहीं है। बहुत बार करवा चुका हूँ लिस्ट, क्लास में रेगुलर रहा करो भाई। कह द ECI केम आउट विद द डेटा अ डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिफ्यूज टू डायरेक्ट द कमीशन टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ फॉर्म 70C। कह रहे ECI ने डेटा दिया कैसे? ECI बाहर निकल करके आई इस डेटा के साथ, केम आउट विद द डेटा, और कब? एक दिन के बाद, अ डे आफ्टर, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि वो निर्देश देगी, डायरेक्ट करेगी कमीशन को, ECI को, कि वो डिस्क्लोज करे, खुलासा करे डिटेल्स का फॉर्म 17C की। और ये क्या होता है फॉर्म 17C भाई? विच कंटेन्स दिस डेटा, जिसमें ये डेटा लिखा हुआ होता है जो इसने अभी ECI ने दिया है। और कहाँ का? एट द बूथ लेवल, बूथ लेवल का। एंड इज हैंडेड आउट टू ऑल पोलिंग एजेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, और जो 17C हैंड आउट किया जाता है, थमाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी पोलिंग एजेंट्स को, हर कैंडिडेट के। हर कैंडिडेट का एक आदमी वहाँ बैठता है ना बूथ पे, तो लास्ट में उसको एक डेटा दिया जाता है 17C कितने लोग आए, कितना वोट हुआ। तो ये 17C की समरी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इलेक्शन कमीशन देने से मना कर रहा था, लेकिन आखिरकार इन्होंने दे दिया। और दिया कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई हम तो इनको मजबूर नहीं करेंगे, देना है तो दे दे। तो उसके मना करने के बावजूद भी एक दिन बाद इन्होंने खुद से ही दे दिया। ECI की वर्ब है केम, SC की वर्ब है रिफ्यूज्ड, विच आया फॉर्म 17C के लिए, वर्ब है इसकी कंटेन्स, है ना, और विच की दूसरी वर्ब है इज हैंडेड आउट। हैंड आउट करना और डिश आउट करना, हैंड आउट करना और डिश आउट करना, किसी चीज़ को बांटना, है ना। बाजार में आपने बर्फ़ी बांट दी, स्कूल में आपका बर्थडे था ना, टॉफ़ियाँ बांट दी, तो आपने डिश आउट किया, हैंड आउट किया टॉफ़ीज़ को। तो याद रखें दोनों फ्रेजल वर्ब्स को, डिश आउट, हैंड आउट, आज के क्विज़ में आपसे पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, द ECI हैज़ alleged inappropriately there to be a pattern of false narratives and mischievous design। ECI ने अलेज किया है, आरोप लगाया है, और कैसे? गलत तरीके से, इनअप्रोप्रिएटली। और क्या लगाया है? कि वहाँ है देयर टू बी, और क्या? एक पैटर्न, और जो है गलत नैरेटिव्स का, गलत कहानियों का। नैरेटिव क्या होती है? आप अपने हिसाब से कोई स्टोरी सुना देते हो, भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना, नैरेटिव है ये। और मिस्चीवियस डिज़ाइन का, ऐसे डिज़ाइन का जो शरारती है। तो शरारती कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं और पैटर्न हो रहा है नैरेटिव्स का, गलत नैरेटिव्स का। और क्यों? ताकि करप्ट किया जा सके, बेकार किया जा सके, खराब किया जा सके इलेक्टोरल प्रोसेस को, चुनाव की प्रणाली को, सिस्टम को। तो ECI ने ऐसा अलेजेड किया है, ठीक है।
ECI की वर्ब है हैज़ अलेजेड, इट हैज़ अलेजेड देयर टू बी अ पैटर्न। चलिए, नैरेटिव यानी कहानी होती है, स्टोरी होती है जो आप अपने हिसाब से सुनाते हो, प्रोपोगेंडा बोल सकते हैं इसको। विशेड करना, करप्ट करना किसी को, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कचरा फैलाना, किसी आदमी का दिमाग खराब करना, तो ये विशेड करने के काम है। इलेक्टोरल प्रोसेस को भी ऐसे ही खराब किया जा रहा है। कह रहा है इट इज़ ट्रू दैट कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड बाय सेवरल एक्टर्स अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट a part of it could be due to ignorance और इवन आउट ऑफ मिसचीफ। कह रहा है ये बात सच है इलेक्शन कमीशन की कि कंसर्न्स उठाए गए हैं, हैव बिन रेज करना, उठाना, पैसिव वॉइस लगाया गया, चिंताओं को उठाया गया है कई एक्टर्स के द्वारा, कई लोगों के द्वारा। एक्टर कौन है? समाज के लोग हैं जो हम आप हैं, है ना, स्टेक होल्डर्स हैं। कोई नेता है, कोई मंत्री है, कोई आम आदमी है। तो ये बात सच है कि कई एक्टर्स ने अपनी चिंता जाहिर की है, कंसर्न्स को रेज किया है इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर के, चुनावी प्रक्रिया को लेकर के। और कह रहा है जी हम भी ये मानते हैं कि ये पॉसिबल है कि एक हिस्सा जो है इन सभी कंसर्न्स का वो हो सकता है या तो अज्ञानता की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, जाहिलपने की वजह से, और या फिर ये हो सकता है आउट ऑफ मिसचीफ, आपकी शरारत की वजह से। तो कुछ लोग जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे होंगे। हम भी मानते हैं या तो वो लोग इग्नोरेंस वाले हैं और या फिर वो लोग शरारती लोग हैं, जानबूझ के काम कर रहे हैं। इट की वर्ब है इज, कंसर्न्स की वर्ब है हैव बीन रेज्ड, इट की वर्ब है इज, पार्ट ऑफ इट की वर्ब है कुड बी, पार्ट आया है इन कंसर्न्स के लिए। कह रहे लेकिन हुआ क्या? हुआ ये अ मैच्योर एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड ऑफ द बॉडी that is tasked with overseeing the largest democratic exercise on the planet is to provide information to the public। कह रहा है लेकिन चाहे कितने भी बदमाश लोग हों, ECI की तरफ से एक मैच्योर और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो होता, परिपक्व और सही प्रतिक्रिया जो होती, जो एक्सपेक्टेड भी है इस बॉडी से, इस संस्था से आशा भी की जाती है। और ये वही संस्था है जो टास्क्ड विद है, जिसको काम मिला है ओवरसी करने का, निगरानी करने का, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को, जनतांत्रिक प्रक्रिया को इस प्लेनेट पे, यानी भारत के चुनावों की। कह रहा है जो सही रिस्पॉन्स जो है ना ECI जैसी संस्था से, वो ये होता है कि ये प्रोवाइड करते लोगों को इन्फॉर्मेशन। और कौन सी इन्फॉर्मेशन भाई? दैट रिमूव्स सच कंसर्न्स, जो ऐसे कंसर्न्स को हटा दे। अगर आप पे किसी चीज़ का गलत इल्ज़ाम लग रहा है, आप कह रहे हो कि हमने छुपाया नहीं और लोग कह रहे हैं आपने छुपाया है, तो मैच्योर रिस्पॉन्स सीधे सीधे ये होता है कि ले भाई डेटा देख ले, तुम्हें लगता है ना छुपाया है, देखो ये डेटा हमारे पास रखा है, आप भी देख लो। तो ये रिस्पॉन्स ECI को देना चाहिए था। रिस्पॉन्स की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है इज, टास्क विद, दैट आया बॉडी के लिए, ECI के लिए। ओवरसी करना, मॉनिटर करना, किसी चीज़ को रेगुलेट करना। एक्सपेक्टेड ऑफ लगा के आप बताते हैं किससे क्या आशा है। अगर मुझे आपसे कोई आशा ना है किसी चीज़ की, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू, फ्रॉम यू नहीं, ऑफ यू। थोड़ी अजीब लगेगी सुनने में, लेकिन ये फिक्स प्रेपोजिशन फ्रेज है, जहाँ दिखे इसको ऐसे ही यूज़ करना है, जिससे भी जो आशा हो, एक्सपेक्टेड ऑफ समबडी। तो आज के क्विज में मैंने पूछा आपसे ऑफ कैसे लगेगा। आगे कह रहा है जी द कमीशन अपोज द डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्म 17C इन द सुप्रीम कोर्ट, ऑल द वाइल इंसिन्यूएटिंग एट ए कॉन्स्पिरेसी टू विशेड द इलेक्टोरल प्रोसेस। कह रहा है लेकिन ECI ने ये मैच्योर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, इसने तो अपोज ही कर दिया, विरोध ही कर दिया खुलासा करने का, डिस्क्लोज करने का फॉर्म 17C को सुप्रीम कोर्ट में। और कब किया? ऑल द वाइल, उसी वक्त, साथ साथ इस काम को करते हुए। और किस काम को करते हुए? इशारा करते हुए, इंसिन्यूएट करते हुए एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ, षड्यंत्र की तरफ, जो है करप्ट करने का, खराब करने का चुनावों की प्रक्रिया को। तो सुप्रीम कोर्ट में ECI क्या बोला? यार ये तो हम नहीं दे सकते 17C। हाँ, ये 17C जो मांग रहे हैं ये सब देशद्रोही हैं, जो मांग रहे हैं चुनाव की प्रक्रिया को खराब कर रहे हैं। मतलब बहाने करता रहा, हम 17C नहीं देंगे, और जो मांग रहे हैं उससे इलेक्टोरल प्रोसेस खराब हो रही है। तो ऐसा ये इंसिन्यूएट करता रहा। इंसिन्यूएट करना क्या होता है? इशारों में किसी चीज़ की तरफ, है ना, इशारे से इशारा करना, ऐसा समझ लो इंसिन्यूएट करना।
कमीशन की वो रिपोर्ट अपोज्ड, कमीशन आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। ऑल द वाइल मतलब जब ये काम हुआ तब ये काम साथ साथ चलता ही जा रहा था। वाइल भी लग सकता था और ऑल द वाइल से आप यूँ कह सकते हैं थ्रू आउट ये काम होता रहा, साइमल्टेनियसली ये काम चलता रहा। इंसिनुएट करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। देखिए रिफ़र टू भी इशारा होता है, पॉइंट टू भी इशारा होता है, हिंट एट भी इशारा होता है और इंसिनुएट एट भी इशारा होता है। तो हिंट और इंसिनुएट दोनों अपने बाद में एट लेते हैं, लेकिन रिफ़र और पॉइंट जो है अपने बाद में टू लेते हैं इशारा करने के लिए। फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, दोनों की आपको अलग अलग याद रखनी है, ठीक है। रिफ़र टू, पॉइंट टू, हिंट एट, इंसिनुएट एट, चारों का मीनिंग एक है। कॉन्स्पिरेसी होती है षड्यंत्र या है ना कोई मैकेनेशन, कोई प्लॉटिंग। करेक्ट कंप्लेंट्स ब्रॉट टू इट्स अटेंशन बाय एनीवन शुड बी एड्रेस्ड इन अ मैनर दैट बिहेव्स अ रोबस्ट डेमोक्रेसी। कह रहा है कोई भी कंप्लेंट जो लाई जाए ईसीआई के ध्यान में किसी आदमी के द्वारा, उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, संबोधित किया जाना चाहिए एक ऐसे तरीके में, मैनर में जो शोभा दे, बिहेव करे एक मजबूत अर्थ जो है डेमोक्रेसी को, लोकशाही को, ठीक है ना। तो ईसीआई को तो बढ़ चढ़ करके अपने डेटा को सबको बताना चाहिए। मजबूत लोकशाही की पहचान डेटा ही होता है। कंप्लेंट्स की वो है शुड बी एड्रेस्ड पैसिव वॉइस में, दैट की वो है बिहेव्स, बिहेव करना या बिहूव करना, किसी चीज़ का आपको शोभा देना। करेज इट इज़ इंडीड द ड्यूटी ऑफ द ईसीआई टू एंश्योर दैट द इलेक्टोरल प्रोसेस इज़ नॉट विशिएटेड। कह रहा है जी सच बात तो ये है, ये ड्यूटी है, फर्ज है इलेक्शन कमीशन का कि वो इंश्योर करे कि इलेक्टोरल प्रोसेस विशिएट नहीं होती है, ख़राब नहीं होती है, करप्ट नहीं होती है। एंड द बेस्ट वे टू अचीव इट इज़ टू एंश्योर द मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। और सबसे अच्छा बेस्ट वे जो है इस काम को करने का वो ये है कि आप इंश्योर कर दें, सुनिश्चित कर दें ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को। और कौन सी? कह रहा है जी दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल। ये वही ट्रांसपेरेंसी है जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से पॉसिबल है। भाई ईसीआई के पास जुडिशरी की पावर तो नहीं है, एग्जीक्यूटिव की पावर तो नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है ना। इलेक्शन का वोट देख लिया और ये सब, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली जितना भी ये कर सकते हैं उस कुर्सी पे बैठ के कम से कम उतनी ट्रांसपेरेंसी ये दें। यही बेस्ट तरीका है इलेक्शन प्रोसेस को विशिएट होने से बचाने का। सच जो है ना उसको मिटाया नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता अगर आप सच सामने रखना चाहें तो। इट की वर्ब है इज, इलेक्टोरल प्रोसेस की वर्ब है इज नॉट विशिएटेड। बेस्ट वे की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है इज, दैट आए ट्रांसपेरेंसी के लिए। कह रहा द ECI हैज़ डन वेल बाय पब्लिशिंग द डेटा ऑन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स। ECI ने बड़ा अच्छा काम किया है, डन वेल किया है पब्लिश करके इस डेटा को जो है एब्सोल्यूट नंबर्स का, आंकड़ों का, वोटर्स की, वोट करने वालों की। एंड इट कुड प्रोएक्टिवली लुक फॉर मोर मेजर्स दैट कुड रीइंफोर्स पब्लिक फेथ इन द प्रोसेस। अब ये प्रोएक्टिवली जो ECI है, आगे बढ़ के ECI जो है ढूंढ सकता है और भी ऐसे कदमों को जो मजबूत बनाएं आम आदमी के भरोसे को इलेक्टोरल प्रोसेस में, एंड इन इट्स ऑन इंटेग्रिटी, और ECI की खुद की इंटेग्रिटी में, खुद के चरित्र की ताकत में। ठीक है ना। तो डेटा आपने दिया, इट्स गुड, लेट से दिया लेकिन वी स्टिल वेलकम इट। अब ऐसा करो, ऐसे कुछ और काम भी कर दो जिससे लोगों का आप में और भरोसा बन जाए, आने वाले टाइम में आपको एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह ट्रीट किया जाए, है ना, जो आप इंडिपेंडेंट हो भी। ECI के लिए नसीहत है, सलाह है। ECI की वो है हैज़ डन, इट आया ECI के लिए, वो है कुड लुक, दैट आया है मेजर्स के लिए, दैट की वो है कुड री इन्फोर्स। ऑन जब भी लगेगा खुद के लिए, जब भी ऑन का मतलब होगा खुद का, इससे पहले एक पजेसिव आपको लगाना पड़ेगा। मेरा खुद का तो यानी माई ऑन, उसका खुद का तो यानी हिज ऑन या हर ऑन, हमारा खुद का यानी आवर ऑन। ठीक है, जब भी खुद का मीनिंग दे इसके पहले एक पजेसिव लगाओ, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, है ना, देयर्स, जो भी लगाना चाहे। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। ज़्यादा कुछ था नहीं आज की क्लास में पढ़ने के लिए, लेकिन वोकैब अच्छी थी, ग्रामर भी अच्छी थी। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। आज गलती नहीं होनी चाहिए, 11 में से 10 में से कम नंबर आए तो खुद अपने कान मरोड़ लेना, इतना ईजी आर्टिकल है आज का। ECI ने कैसे रिस्पॉन्ड किया उन कंसर्न्स के लिए जो इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर के थे,
और जो वेरियस एक्टर्स ने उठाए थे। कैसे ईसीआई ने इन सभी चिंताओं को ख़त्म किया? कैसे किया भाई? बाय इग्नोरिंग द कंसर्न्स, इनको इग्नोर मार के, बाय अलेजिंग अ पैटर्न ऑफ फॉल्स नैरेटिव्स, फॉल्स नैरेटिव के एक पैटर्न को अलेज करके, उसका आरोप लगा के, बाय इमीडिएटली डिस्क्लोजिंग फॉर्म 17C डिटेल्स, फटाफट से 17C की डिटेल्स को देखना, इमीडिएटली फटाफट से डिस्क्लोज करके, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वोटिंग फेजेस के नंबर को रिड्यूस करके। तो चारों में से कौन सी पहली प्रतिक्रिया थी ईसीआई की जब इस पे ये विवाद खड़ा हुआ कि ये डेटा क्यों नहीं देता है? पॉज कर लो वीडियो को, मैं आंसर बता रहा हूं, पहले खुद से निकाल लो। सी गलत आंसर है। फॉर्म 17C की डिटेल्स इसने फटाफट नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में बोल दिया भाई देना तो दे दो, तुम्हारी मर्जी। जब तुम्हारी मर्जी बोला फिर इन्होंने दिया। ठीक है, ए तो इन्होंने किया नहीं, डी करने की कोई बात नहीं हुई, इमीडिएटली इन्होंने फॉर्म 17C डेटा दिया नहीं, बस ये आरोप ही लगाते रहे कोर्ट में कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बी आपका आंसर बनेगा। थोड़ा मुश्किल था ना? चलो, इनमें से कौन सी चीज़ ईसीआई की अप्रोच को दर्शाती है कंप्लेंट्स को लेकर के और इंटेग्रिटी को बनाए रखने को लेकर के चुनावी प्रक्रिया की? अगर ईसीआई को देखा जाए तो इनमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ईसीआई के कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं? ट्राई दे लो खुद से एक बार, पॉज करके वीडियो को। देखो जी, ना कॉशियस है, कॉशियस यानी सावधान, ना प्रोएक्टिव है, प्रोएक्टिव यानी हाइपर एक्टिव, अपने आप से काम करने वाला, ना ट्रांसपेरेंट है, ना इनोवेटिव है, ना टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। ईसीआई है यहाँ पे डिफेंसिव और सीक्रेटिव, अपने को बचाने की कोशिश कर रही है और चीज़ों को सीक्रेट बनाए रखने की कोशिश कर रही है। स्पोरेडिक का मीनिंग पूछा है आपसे, स्कोर्चिंग, विशिएट या डिजल्टरी, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। पेनल्टीमेट वर्ड का मीनिंग पूछा है, वन वर्ड का। बिहूव वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा है। ऑल द वाइल एक फ्रेज आया था, इसका मीनिंग आपसे पूछा है। लास्ट में फ्रेजल वर्ब है डिश आउट। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं, इसी वीडियो के नीचे जाके चेक करें। लास्ट में मिलेंगी आपको 4 एरर्स। पहली मिलेगी इस हैविंग नाम के वर्ड की वजह से या इसके आसपास, दूसरी मिलेगी एक्सपेक्टेड नाम के वर्ड के आसपास, तीसरी मिल सकती है हिंटेड नाम के वर्ड की वजह से, और चौथी मिल सकती है ऑन नाम के वर्ड के आसपास। काफ़ी अच्छा सा इशारा मैंने दे दिया है, सही करके आना, नाक मत कटवाना टीचर की, है ना। आपको सब चीज़ें सिखाई है तो क्यों गलत करोगे? कोशिश करो। आंसर फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। 11 में से कितने नंबर मिले ज़रूर से लिख के बताना। क्लास आज की कैसी लगी? PD लिख दोगे तो सर पूरी देखी, और अगर PDI लिखोगे तो सर पूरी भी देखी और इंटरेस्टिंग भी लगी। आपका फीडबैक मुझे मिल जाएगा। तो ये आपका वोट करने का तरीका है, कमेंट सेक्शन में मतदान जरूर से करें। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। अंटिल देन, जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।